छपती अखबार में से खबर निकलवा लेता था मैं। मतलब आपको फारूक साहब बोलते थे कि मुफ्ती साहब की कभी बोलते थे फॉलो द ऑर्डर, मैं क्या नहीं होंगे, आप क्या करोगे, निकाल दोगे मुझे क्या? तुम पागल बनाता, मैं निकाल दो मुझे। आपको जम्मू नहीं जाना है, दिल्ली से बंदे को भेजा जाए, चाहे वो निकम्मा ही क्यों ना हो। ने मेरी कितनी खबरें बाहर निकलवाई हुई हैं। वो बंदूक से लड़ते हैं, ये पेन से करता है। मैं भी इसको दफा करना चाहता हूँ। अच्छा, मिलता कोई नहीं मुझे इसकी जगह। कंडीशन बहुत खराब थी, मतलब टच एंड गो वाली बात होती थी। वहाँ जंग लगी, या क्या है। और जो नहीं भी थे इन्वॉल्व, वो भी डर के मारे चुप रहते थे, क्योंकि गोली कौन खाएगा। आपको बता रहा चीफ सेक्रेटरी साहब, क्या हुआ, ऑर्डर की कॉपी खुलवा दी मुझे, आपने ज्वाइंट ट्रांसफर हो गया। मैं क्या, मैंने कहा। Hello everyone, my name is Uwais Ali Bhatt. Welcome back to another episode of Exceptional Journey by Uwais. आज जिन गेस्ट को हमने बुलाया है बहुत स्पेशल गेस्ट है, मेरे लिए खास तौर से मेरे लिए स्पेशल हैं, क्योंकि मेरे लिए गाइडिंग फैक्टर रहे हैं, गाइडिंग लाइट रहे ये। जब से मैंने यहाँ काम शुरू किया है, मैंने बहुत सारी जगह पे इनसे एडवाइजेस लिए हैं अपने काम के लिए। बट मैं सर का इंट्रोडक्शन इस तरह कराना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्होंने एज सिविल सर्वेंट काम किया है जम्मू एंड कश्मीर में। रिटायर्ड IAS ऑफिसर, एक्स मेंबर से BSc रहे हैं, पेंशनर्स जो एक संस्था रहती है उसके एक्स मेंबर रहे हैं, और एक्टिवली आज के दिन में सर जो है डिफरेंटली स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए एक संस्था चला रहे हैं, एक NGO चला रहे हैं, जिस बच्चों में, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली सर को वॉच किया हूँ, काफ़ी टाइम से मैं देखता आया हूँ, और फॉर्चुनेटली आज फिर से मौका मिला है सर के साथ एक इंटरेक्शन का। हम सर को, क्योंकि इस एक्स सिविल सर्वेंट रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्होंने वर्क किया है, तो हम सर को ज़रूर पूछेंगे इनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, PSC में, एंड देन टुवर्ड्स द एंड हम NGO की बात करेंगे। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम KB जंडियाल सर हैं, और वेलकम टू माय पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर क्योंकि हम बेसिकली मैंने आपको यहाँ इनवाइट करने की कोशिश आज इसलिए की थी क्योंकि हम NGO के बारे में बात करेंगे, जिस NGO क्या बहुत फेमस है, और मुझे आइडिया नहीं था कि आप इस NGO के हेड कर रहे हैं। तो NGO की तो हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बेसिकली सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या इस एग्जाम से रिलेटेड ऑडियंस है। तो सर, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में कि आपका बचपन क्या रहा है और कैसे आपने स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दिया था, और तब स्टेट सर्विसेज का एग्जाम कैसे होता था? देखिए, आपने बड़ा ही मुश्किल सवाल दिया अपने बारे में बात करना, वो मैं कर नहीं पाता हूँ, ना करता भी नहीं हूँ। आपके लिए आपको ये बता दूं कि मैं मेरा ज़्यादा जो वक्त था वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रहा। जी सर, जी। मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया था कि जब इंफॉर्मेशन और जंडियाल एक ही नाम थे। राइट सर, दैट आई हैव हर्ड। ठीक, जी जी। तो और मेरी एक हदायत थी अपने कोलीग्स को कि आई रब शोल्डर विद द टॉप पीपल। राइट सर। कि आप जब फोटो खींचो तो अगर मैं बीच में कहीं आ गया, मेरी फोटो काट देना। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी फोटो खुद देखने का, और मैं ना ही चाहता हूँ कि मेरी कोई पब्लिसिटी हो, कि मैं काम से काम रखना चाहता हूँ। तो आपने कहा जर्नी जो है वो इट्स नॉट वेरी इवेंटफुल, बट हर एक आदमी अपनी जर्नी को इवेंटफुल बनाता है, बट मैं नहीं बनाता हूँ। मेरे फादर ट्रेड कमिश्नर थे JNK के, वो अमृतसर में पोस्टेड थे। तो मैं आई बॉर्न इन अमृतसर, और मेरी स्कूलिंग भी अमृतसर में हुई है। तो वी केम टू जम्मू इन 1965, जब ये पहली वॉर हुई है हमारे पाकिस्तान के साथ। तो मैं GGM साइंस कॉलेज में एडमिशन ली, और वहाँ पर तो वहाँ से पास किया। फिर मैं MSc में जाना चाहता था, सिलेक्ट भी हो गया था, बट उन्हीं दिनों यहाँ पर लॉ कॉलेज खुल गया था। प्रेफरेंस थी, जब मेरा टेस्ट था कि कानून जरूर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इसका जरा नॉलेज, ये केमिस्ट्री फिजिक्स का कोई फायदा नहीं है लैब में बैठे रहना। तो एक खुली सोसाइटी में एक रोल अदा हो सकता है, मतलब उसमें। तो इसलिए फिर मैंने आई वाज अमंग द फर्स्ट बैच। तो फिर मैंने
ज्वाइन किया जस्टिस, वो बाद में जस्टिस हो गए, उन दिनों होता था मिस्टर आरपी सेठी, थोड़ा क्या का सेठी साहब, सुनील सेठी साहब फादर, राइट। तो एक उनके साथ पार्टनर थे जोगिंदर सिंह जी। तो जिनका एक वो था, ऑफिस था, तो ये दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस करा करते थे। तो मेरी बिगनिंग वहाँ से हुई। और लर्निंग जैसे है, जो मेरे साथ जस्टिस जेपी सिंह भी थे जो रिटायर हो गए, क्लास फेलो भी थे, और इकट्ठे मैं उस ऑफिस में शुरू किया लर्निंग। समहाउ मेरे, चूंकि मेरी फैमिली जो है वो सिविल सर्वेंट की रही है, फादर भी थे, फिर मेरे 3 भाई थे, तो तीनों ही सिविल सर्विस थे, इंजीनियर थे 2, तो एक तो मेरी मदर को यही था। छोटी सी बात है कि हम जब लॉ में जब ऑफिस में जाते हैं तो ये ऑफिस ही बड़ी लेट तक चलते हैं, तो बड़ी लेट आना पड़ता था। तो मेरी मदर को पसंद नहीं था ये लड़का रात को 11 बजे आता है, नहीं आता, तो उन्होंने कहा ये छोड़ो, तुम्हें नौकरी करनी। देन आई गॉट इनटू द पीएससी, और पीएससी से होते हुए हम सिविल सर्विस में आ गए। तो उसमें मुझे याद है कि जब मैंने छोड़ा और मेरा जो काडर बना वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो मेरे जो दोस्त थे वकालत करने में, तो एक तो जो दोनों ही जो जस्टिस बने, एक थे मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता, वो ठाकुर साहब के, डीडी ठाकुर साहब के उनके वहाँ जूनियर थे। तो वैसे तो सेठी साहब भी उनके जूनियर थे, सेठी उनके ठाकुर साहब के। तो हमारा फिर वो सेठी साहब का ग्रुप और ठाकुर साहब ग्रुप इकट्ठा सा हो जाता था। तो हमारे हम 10-12 जूनियर होते थे, तो जहाँ पर जाते तो हंगामा हो जाता था, तो हमें नाम देते थे शिवसेना आ गई है। तो इकट्ठे जाते थे। तो खैर जब मैंने 2 साल के बाद मैंने आ गया, तो मुझे जाना छोड़ना पड़ा। तो मुझे 2 मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा नहीं जाओ, वकालत मत छोड़ो, यू विल राइज। हमारे क्या मैं बता दें, तो मैं मत एक छोटी सी नौकरी के लिए बड़ा एक जो है प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हो। तो मैंने उसमें एक जेपी सिंह था, उसने भी कहा नहीं छोड़। और जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता जो थे, मैं वो मरहूम बेचारे पिछले 15 दिन पहले उनके देहांत हो गया। तो वो ही रिटायर्ड है चीफ जस्टिस 3 हाई कोर्टों के। तो ये जेपी सिंह तो यहाँ पर ही हाई कोर्ट के रहे जज। तो उसके बाद जब आ गया तो सर्विस से, तो हम नए थे, तो लिखने का इतना फ्लेवर भी नहीं था। तो और एक होता है जब व्हेन यू एंटर द डिपार्टमेंट एज एन ऑफिसर, तो जो नीचे वाले होते हैं ना, जो असली काम करने वाले होते हैं, उनको बड़ी इरिटेशन होती है। बिल्कुल, कि आ गया ऊपर से पैराट्रूपर है। तो हमारा एक नाम नहीं लेना चाहता, तो एक असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता था, 2-4 थे। तो हमारा उन दिनों मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में ऑफिस होता था। अगर पता नहीं आपने तो देखा नहीं होगा, मैंने पूरा जो कम्प्लेक्स था ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफिस ही होते थे। तो वो जो उनकी बालकनी जो छज्जे होते हैं, उनके ऊपर उनकी पार्टीशन करके कमरे उमरे बने होते थे। तो एक दफ़ा मुझे याद है अभी भी, तो मैं जम्मू में पोस्टेड हुआ। तो पहले मेरी पोस्टिंग कठुआ में थी, तो जब जम्मू में हुआ तो मे डे था, 1 मई। ओके। तो सिस्टम ये होता था कि मिनिस्टर जाते थे, मिनिस्टर के साथ कोई लगा होता था, नहीं लगा हो, कोई नहीं जा सके, तो उनका जो पर्सनल स्टाफ था ना, वो 4-5 चीजें लिख के फोटो लेके तो वो आते थे। तो जनाब इसका प्रेस नोट बना दो। तो गए वो जो नॉर्मली असिस्टेंट में, तो वह ऊंची आवाज से, वो पूरा बंद नहीं होता था, ऊपर छोटा पार्टीशन किया। उसने वो आया ना अफसर, उसको दो। अच्छा। वो अंदर बैठा, मैंने सुना, तो वो आया मेरे पास, उसने छोड़ा, तो मैंने उसको बुलाया। कहते जी आप अफसर हैं, आपको आप बताइए क्या लिखना है। इट हर्ट मी। अच्छा। उस दिन किसने उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना नहीं चाहिए, वो तो खैर उसकी अपनी मर्जी होती है कि ये इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा। वो दिन मैंने वो
काम करना शुरू किया, लर्निंग, कि मैं कहा ना कि एक ऐसा मरहला आ गया जब मेरे नाम से इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट माना जाता था। बिल्कुल सर। हमारा अभी डायरेक्टर नहीं बना था, इवन एज ए डिप्टी डायरेक्टर, एज ए जॉइंट डायरेक्टर, तो वो मेरे नाम से ये था कि चीफ सेक्रेटरी को पता था कि ये इसके बिना काम नहीं चल सकता। और तो फिर मैं डायरेक्टर बना, फिर मुझे ऑफर मुफ्ती साहब के बगैर डीजी का भी आया तो इंफॉर्मेशन, तो दैट वाज माय बिगिनिंग, ऑन जॉब लर्निंग। फिर बाद में मैंने बीच में जर्नलिज्म का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया, तो उसके बाद बट दैट वाज माय, पीपल से दैट वाज माय गोल्डन पीरियड। वो जो पीरियड मेरा इंफॉर्मेशन का रहा, उस लेवल पे कोई नहीं पहुंच सका। तो बट मैं थोड़ा सा चूंकि सेंसिटिव भी था, हार्ड वर्किंग भी था, कमिटेड भी था अपने जॉब में, कि मतलब आप खुद से अंदाजा लगाओ मैं कि रात के 12 भी बज जाए तो मैं घर नहीं जाता था, काम जब तक पूरा ना हो जाए। बाकी वो कहता जिससे जाना जाए मैं खुद करूंगा काम। तो पता था किसी को जरूरत पड़ जाए, चाहे तो रात के उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे, लैंडलाइन होती थी, तो फोन करता था। तो मैं सोया भी होता, अभी मैं उठ के उसको आंसर देता था, उसकी जो प्रॉब्लम, कोई पूछना चाहता, कोई ये किसने कहा, मिनिस्टर ने क्या कहा था, वो क्या हुआ, डिसीजन क्या हुआ, तो मैं आई। तो इसलिए मैं उस लेवल पे पहुंचने से ये हुआ कि जब मिलिटेंसी आ गई तो कश्मीर जो था 90s का दौर है, बिल्कुल। तो कश्मीर में तो ऑल इंस्टीट्यूशन हैड कोलैप्स्ड, बिल्कुल। तो हमारा इंफॉर्मेशन का, महकमा इत्तलात का भी कोलैप्स हो गया। मतलब वो कश्मीर का उस टाइम का 90s के टाइम में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ही बंद हो गया था, कोलैप्स करके हर वक्त हो गया। अब ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट वो 2 ही फंक्शनल थे उन दिनों, एक सेक्रेटेरिएट और एक राय भवन। ये दो के अलावा और कोई और नहीं था। पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस में थोड़ा रिबेलियन भी थे, कोई करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। एक दफा तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया पुलिस कंट्रोल। बट आई विल से ऑल इंस्टीट्यूशन, बाय एंड लार्ज ऑल इंस्टीट्यूशन एट कोलैप्स्ड। तो वो उस दौर में अब सब चीजें खुद करनी है। और मैं बिगनिंग में तो मैं वो करता था, पहले आगे जगमोहन साहब, जब जगमोहन साहब पहले गवर्नर थे तो उन्होंने वो गवर्नर रूल लगा दिया। वो तो चलिए पॉलिटिक्स की बात था कि दिल्ली से इंस्ट्रक्शन थी और फारूक साहब को सैक किया और गुलशाह साहब को बढ़ाया। तो वो जब वो 6 महीने का गवर्नर रूल था ना, तो जम्मू में आए तो उसको पब्लिसिटी का बड़ा उनको शौक नहीं था, बट वो बड़ा ही वांटेड टू यूज अ पब्लिसिटी एज अ वेपन टू क्रिएट अवेयरनेस और टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। जो उस टाइम गवर्नर थे जगमोहन साहब। तो इंदिरा गांधी ने भेजा था उनको उस वक्त, राइट सर, विद एजेंडा कि फारूक साहब को निकालना और गुलशाह को लाना। जम्मू में आए तो उन्होंने पूछा होगा यहाँ इंफॉर्मेशन का कौन है। मैं उन दिनों असिस्टेंट डायरेक्टर ही था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर शायद था मैं। तो उन्होंने मेरा नाम दिया, वहाँ एक ऑफिसर है वही करता है, बुलाओ इसको। तो मुझे कहता है कि आपके बारे में मैंने सुना है, आपने अब मेरे साथ काम करना है। अच्छा, ओके। मैंने कहा ठीक है। तो फिर करते करते हमारा मतलब वर्किंग रिलेशनशिप इस कदर हो गया कि कहीं जम्मू में जब टूर जा रहा था तो वो मेरे को अपनी कार में बैठाते थे, बैठो, नॉट बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब फॉर प्रोफेशनल रिलेशन। तो रास्ते में वो बताते जाते थे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो मैं वो ऐसे हाथों से नोट करता था। ठीक, तो वो वैसे तो वो खुद भी देखते थे अमूमन तकरीबन, लेकिन वो मुझे बताते मैंने क्या कहा था वहाँ क्या। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ही क्लोज हो गए फिर तो उनके साथ। कुछ चीजें ऐसी याद करने वाली होती है कि इवन फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था,
प्रोविंशियल में डिप्टी डायरेक्टर होते थे। एक दफ़ा गुलशाह का वक़्त आ गया, गवर्नर रूल्स पहले की बात, तो भदौरिया साहब यहाँ पर डिपकॉम होते थे, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी सीएम घर के ऑफिस, घर में रेजिडेंसी, तो वहाँ एक ही कुर्सी थी अंदर बची हुई। तो मैं जूनियर अफसर था, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो प्रोविंशियल हेड था वो डिप्टी डायरेक्टर था। तो डिपकॉम साहब भदौरिया साहब आए, यार अंदर एक कुर्सी है, आउट ऑफ यू बोथ एक वन ऑफिसर कैन गो, आई से जड़ियाल विल गो। तो इसका मेरा मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो प्रेफरेंस बनता गया वो एक लेवल, जितनी ज्यादा मेरे बारे में कहा जाने लगा उतनी ज्यादा मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती गई। आई मस्ट डिलीवर, बिल्कुल सर, बिल्कुल डिलीवर करूं, और मतलब कोई खामी ना रह जाए। पर टच वुड हुई ऐसा नहीं, कभी हुआ नहीं। एक दफा हुआ, वो इंसिडेंट बताता हूँ आपको, एक दफा हुआ। तो फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ डायरेक्टर था, फिर जनरल राव आ गए, पहले सिन्हा साहब भी आए, सक्सेना साहब आए, उनसे बात भी ठीक था। तो अब जब जो आपको वैसे होता कि आगे जो आपकी शोहरत बढ़ती है उतने ही दुश्मन आपके बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोशिश करते हैं इसको नीचे दिखाने की, नीचे तो वो जब जगमोहन साहब के, उसने कहा ये जगमोहन का ब्लू आई बॉय था, तो इसको निकालना चाहिए। आपको ऐसा बोला जाता था? लिखा गया अखबारों में, अखबारों में लिखते थे। तो वो एक डेलीगेशन गया, अब नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े माए जर्नलिस्ट थे जम्मू के, तो उन्होंने गया, तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, जगमोहन करता है, ये सब कुछ करता है, ये बयान करता है। तो उन्होंने सक्सेना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इनफॉर्मल सा, तब दो चार, तो उन्होंने कहा यार मुझे ये बताओ ये जंडियाल कौन है? क्यों सर? उसके बारे में बड़े लोग कंप्लेंट करते हैं। तो मैं पीछे बैठा, मैं कहा सर मैं ही हूँ। तो वो जो है कि जनाब इसके बारे में ये आज ना हो तो दफ्तर बैठ जाएगा। अच्छा, दफा करो। तो बोले भैया बड़े ट्राइंग टू टेल यू कि जो आदमी आपकी होती है बढ़ता है तो दुश्मनी भी बढ़ती जाती है और बुराई भी होती है। हालांकि किसी के साथ पर्सनल तो हो जाता है, अब जैसे आपके साथ पर्सनल हो जाता है, आप कहते हो, मैं नहीं, मैं नहीं, नॉट अवेलेबल यार, अब नहीं एक दिन के लिए आ जाओ, 2 दिन के लिए जाना पड़ता है, ऐसा किया फिर जाना पड़ता है, फिर चल यार अब इसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, अकोमोडेट करूंगा, तो इसे चलता रहा। फिर तो वर्षा फिर सेकेंड टाइम भी जब गवर्नर जगमोहन को मुफ्ती साहब ने लाया तो फरूक साहब चले गए, तो तब भी यही था। तो पहला ऑर्डर था कि वो हो गया, और रात को अगर ये याद हो, हिस्ट्री के पार्ट ऑफ हिस्ट्री है कि वो जिस दिन ये लैंड किया, ही केम एज ए नर्सिंग ऑर्डर दी, ही क्लेम टू, ही रोट सम सॉर्ट ऑफ ए लेटर, तो कही जाए कि छोटा सा प्रोज सा बताया था कि मैं यहाँ नर्सिंग ऑर्डर ली बन के आया हूँ। तो उसी रात वहाँ पर ऑपरेशंस हो गए, सर्चिस का, लोग बाहर निकल आए, ये आए, अल्लाह अकबर, जब वो सेकंड टाइम है, ठीक। तो मैं उनको उस कंटेस्ट पे बात नहीं कर रहा। तो जगमोहन को जाना पड़ा श्रीनगर, तो उसने कहा हम जब गए एयरपोर्ट पर, कहा जंडियाल कल की फ्लाइट में श्रीनगर पहुंचो। आप उस टाइम जम्मू में थे? तो वहां तो चूंकि मैंने कहा ना श्रीनगर तो क्लैप्स था ना, वो तो मतलब वो तो कैमरा देने को भी तैयार नहीं होते थे। राइट राइट, कि यार कोई कैमरा देना है, कोई फोटो खींचती है, तो यार जानी है वो मतलब सिचुएशन ऐसी थी, आई डोंट ब्लेम एनीवन। राइट राइट। इनफैक्ट मैं तो उनको यहाँ कवर देता था कि यार तो मुझे भेज दो, कोई जंडियाल ने निकाला है, बात करता। और हमारा एक कुलीग था, उसको अबडक्शन कर दी, उसको मार दिया उन्होंने, शहीद गुलाम नबी मरहूम, तो उसको 7-8 दिन रहा, तो देन ही वाज किल्ड, बॉडी बस थ्रोन। यही चीजें कि ये शायद करता है। तो भाई हमें कहा भैया तुम क्यों मरते हो, तुम मुझे पॉइंट दे दो, मैं खुद करता रहूंगा, आपको हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो यू सेव योर लाइफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। राइट। अब जिंदा रहोगे तो आगे देखोगे, जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या देखोगे। तो ऐसी चीजें होती रही। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कई चीजें आई ऐसे मरहले में, तो फिर मैं डायरेक्टर भी बन गया। डायरेक्टर, हालांकि एक और प्रॉब्लम भी यहाँ थी कि दिल्ली वालों को ये होता था कि हम लोग जो हैं शायद
या निकम्मे हैं या मिले हुए हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, मतलब उनको होता है। तो वो कोशिश करते हैं दिल्ली से बंदे को भेजा जाए, चाहे वो निकम्मा ही क्यों ना हो। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल। तो ऐसा ही एक बंदा आया बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से वो यहाँ हमारे सर पे रहा 2-2.5 साल और कुछ नहीं किया, शादी की उसने और अपने अपने बेटे की शादी कर गया यहाँ। तो वो फिर बाद अपने पूरा किया तो काम हम ही लोग करते रहे जैसे कर रहे थे। तो फिर एक दफा फिर उन्हें और भी बंदे लाए कहीं, तो एनीवे फिर एक दफा मुझे जनरल राव ने बुलाया तो कहा भैया हम हार गए, हमें कोई बंदा नहीं मिलता हेड करने को, तो तुम्हें करना है। मैं आगे भी मैं ही कर रहा था इर्रिस्पेक्टिव कि मैं हेड हूं या नहीं हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जम्मू नहीं जाना है, आपको श्रीनगर रहना है। ठीक है, श्रीनगर रहूंगा, क्या प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, डरना नहीं, जाना नहीं, वो नहीं, बुला नहीं। मैं ठीक है सर, आप जैसा आप कहें। तो मैं फिर श्रीनगर स्टेशन पर, तो वहां पर फिर वो भी एक मेरा चैप्टर है जिसमें मेरी और भी शोहरत बढ़ी कश्मीर में। मतलब उस टाइम में, उस टाइम के वो आज तक मेरी कसम नहीं खाते हैं। कश्मीर के जर्नलिस्ट जो हैं वो आज भी, जम्मू वाले नहीं खाएंगे, वो खाएंगे उसका मुकाबला नहीं यार। वो तो आई कुड ऑल द रिस्क आल्सो, ऐसी बात नहीं है, मैंने देना होना किसको क्या होता है वो भी बात है, लेकिन वो था। तो ऐसे चीजों में चलता रहा। तो फिर एक दफा, पहले तो मैं आपको बताऊंगा गलती क्या होती है, कभी हो नहीं, मैंने कहा नहीं हो गया। हमारे उन सिस्टम होता था कि गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब छोटे जहाज में और उनका एडीसी 3, एक वो कैमरामैन ले जाते थे हमारा। तो कहाँ जहां पर जाना होता था, आउटस्कर्ट जितनी डिस्ट्रिक्ट होती थी ना, तो वो जब वापस आते थे तो कैमरामैन को देते थे, जब कैमरामैन की जगह ना हो तो एडीसी वहाँ हमारे दफ्तर जो होते थे वो रिकॉर्डिंग करके उसकी स्पीच वो हमें भेज देते थे। ठीक, तो हम निकालते थे, वो चलता था। रजौरी में जनरल रॉ गए तो उसने मीटिंग में कहा कि मैं 6 महीने में इलेक्शन कराने जा रहा हूँ। अब जर्नलिस्ट इन मी फाउंड इज द न्यूज, राइट सर, इट इज, मैंने ये सोचा नहीं कि मैं तो सरकारी आदमी हूँ, मैं न्यूज मैन नहीं हूँ एक्चुअली। आपने न्यूज बना दी उसको, चली आ गई, रेडियो, बीबीसी, हर जगह दुनिया भर में आ गई। उसने सुनी, वो आग में बुला हो गया, ये किसने दिया? तो उनके शेख गुलाम रसूल होते थे चीफ सेक्रेटरी, वो उनके साथ किए थे। तो मुझे कहा यार तूने गलती कर दी। मैं कहा सर उसने कहा, कहता वो कहने को बड़ी चीज कहते कुछ भी बोल रहे थे तुमने तो अपनी कॉमन सेंस लगाई थी, है मुझे पूछ लेते। तो उसने कहा इसको ही जनरल शुड बी सैक्ड। अच्छा, ज्यादा तो एक दिन उसने गुजारा चीफ सेक्रेटरी साहब ने, शेख साहब ने, उसने कहा, फिर दूसरे दिन कहा उस जनाब वो तो निकाल देते हैं हमें, और हमारे पास है ही कोई नहीं, है कोई नहीं है। तो उसकी गलती है, उसने पूछा नहीं हमें, बट आई थिंक ही शुड बी गिवन वन मोर चांस। तो मैं सस्पेंड होते होते बच गया उससे। मतलब ऐसा था कि वो सस्पेंड, हाँ सस्पेंड किया, मुझे वो टर्मिनेट भी कर देता, फौजी था, उसको क्या था। तो उसने अब नेक्स्ट उसका कैविएट क्या था, यू विल नॉट इशू एनी प्रेस नोट विदाउट शोइंग इट मी। ठीक है, मैं कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कम हो गई। ठीक है। तो दूसरे दिन गया, बनाया, तो मैंने उनको फैक्स होते थे, आई का तो फैक्स नाम ही नहीं भेजा था, आया नहीं। अब मतलब वो कहाँ टाइम है ये देखने का यार। तो हमारी डेडलाइन खत्म होती जा रही थी ये, मतलब। तो मैं गया वहां पर राज भवन, तो मैंने कहा यार उसको प्राइवेट सेक्टर में उसको खो यार, ये टाइम हो देखिए एक बार। तो उसने कहा ऐसे ऐसे झड़ियाल आया, तो भेजो अंदर। Okay, it's fine. Don't show me now anymore. Press no. छुट्टी। So ऐसी चीजें, कई चीजें अच्छी भी थी, बुरी भी थी, but it was always taxing. Right, sir. And same thing happened with मुफ्ती साहब। पर मुफ्ती साहब को had different idea, तो खैर एक लंबी कहानी मुफ्ती साहब के साथ भी है। तो उनके साथ, मुफ्ती साहब के साथ कितना टाइम आपने, किस टाइम में कितना टाइम? एक्चुअली जब फारूक साहब थे चीफ मिनिस्टर,
तुम्हारा मतलब रिलेशनशिप प्रेस के साथ मतलब इसका तो आप यू कैन नॉट गॉज के मेरा कितना था कि अखबार छपती अखबार में से खबर निकलवा देता था मैं। अच्छा। और एडिटर को पता ही नहीं चलता था ये कौन ले गया निकाल, ये जिसको मैं लिखी थी कहाँ गई। मतलब उसके लिए 4 आदमी गाली खा लेंगे कि किसने किया ये, ऐसा क्या नहीं किया, उसको ये पता लगता है कि ये निकाल निकलवाया। तो इसमें वो मुफ्ती साहब फरूक के खिलाफ थे, तो अमूमन जब बोलता था तो वो मैं उसकी खबरें निकलवा लेता था अखबार से मुफ्ती साहब की। मतलब आपको फारूक साहब बोलते थे कि मुफ्ती साहब की कभी बोलते थे कभी यार ये क्या है, कभी खबर आनी नहीं चाहिए, ये क्या बकवास करता है, ये नॉट डायरेक्शन। बट मैं खुद ही सोचता था कई दफा कि यार ये खबर गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही है, फरूक साहब के खिलाफ जा रही है, मुझे शायद इस पे थोड़ा रोक लगानी चाहिए। अब लोग कहेंगे ये तो सेंसर करता था, सब कुछ करता। खैर एनीवे दैट इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। जब ये मुफ्ती साहब जीत के आगे बन गए तो मैं उन दिनों, उससे पहले मैं, हाँ वो भी एक किस्सा सुनाता हूँ। तो पहले ये सुनाता हूँ। तो उन्होंने किया, पहला जो ऑर्डर था ना, मैं उन दिनों एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू म्यूनिसिपैलिटी में था। तो पहला ऑर्डर निकला कि केवी जिंदाल इज ट्रांसफर टू एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। शायद मैंने रिलीव किया सिद्धांशु पांडे को। तो मैं क्या, मैं नहीं जाऊंगा। वो अचानक से ऐसा ऑर्डर आया? पहला ऑर्डर आ गया मुझे एक्चुअली कुंडल साहब ने बुलाया। ये उन दिनों पावर कमिश्नर थे। यार एक ना ये जंडियाले की ये देखना, ये प्रेस रोड निकालना। मैं कहा ये मेरा काम नहीं सर। मैं कहता तू निकाल, तेरा काम है ये। मैं कही ना मैं नहीं करते, मतलब किसी बुलाओ। कहता तू कर कर कर। खैर मैंने कहा यार आउट ऑफ हमारा काफी देर कर ले। मैंने कहा तो मैं गया तो सेक्रेटरी ने कहा जी आपको बुला रहा चीफ सेक्रेटरी साहब। मैं क्या हुआ, ऑर्डर की कॉपी थमा दी मुझे कि जी आपने ज्वाइंट ट्रांसफर हो गया। मैं क्या, मैं नहीं जाऊंगा। आई बिकेम ए रेबेलियन। मैं क्या, मैंने चीफ सेक्रेटरी को आपने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं छुट्टी चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बड़ा दिया टाइम, मैं नहीं अब जाऊंगा। मैं बाहर आजादी से निकला हूँ बाहर, क्योंकि बाहर रात के 12 बजे होता था। तो मैं क्या, मैं नहीं करता। और फिर बाकियों को चांस दो, उनको दो, मेरे को ठेका थोड़ा लिया। तो उसने कहा नहीं। तो मैं जो म्यूनसिपैलिटी में था तो हमारे हेल्थ अफसर के का एक था अनवर, डॉक्टर अनवर चौधरी। उसका वो बेग साहब के साथ बड़ा था, तो केस में लड़ता था, पता क्या था जो भी। तो उसने कहा कि मैं बेग साहब को कहूँगा। तो बेग साहब आग बुलाओगे, वो कौन होता है? और ही सिविल सर्वेंट, ही हैज टू फॉलो द ऑर्डर। मैं क्या, मैं नहीं जाऊँगा। आप क्या करोगे, निकाल दोगे मुझे? क्या तुम पागल बनाता, मैं निकाल दूँ मुझे? क्या कहता, अच्छा ठीक है। फिर मैंने वैसे ही उनको कहा भाई क्या फर्क पड़ता है, सारी उम्र ऐसे ही खत्म कर दी हमने। तो कहा चलो मेरे साथ मुफ्ती साहब। तो चले गए। तो मुझे देख के कहता है तुमने मेरी कितनी खबरें बाहर निकलवाई हुई हैं। अखबार ने ऐसा बोला। मैं कैसा, ये मोर और रीजन फॉर यू नॉट टू टेक मी। राइट, मैं तो दूसरे कैंप से आया हूँ, आप मुझे क्यों ले रहे हो? कहते छोड़ूंगा नहीं वो दिन। तो फिर इतना हो गया हमारा कि उन्हें लंदन जाना तो जंडियाल साथ चलेगा, सिंगापुर को जाना तो जंडियाल जाएगा, थाईलैंड जाएगा जंडियाल जाएगा। तो आपने बहुत क्लोजली मुफ्ती साहब के साथ काम किया। बहुत। फिर अल्टीमेटली वी फेल अपार्ट आल्सो। वो क्या रीजन रहा होगा सर? चलिए वो ऐसे ही। लेकिन बट सर, क्योंकि मतलब हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बात तो हम कुछ और कर रहे थे। आपने कहा अपने बारे में बताओ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने दोनों बिग शॉट्स, जो बड़े नेता यहाँ के रहे हैं, मुफ्ती साहब भी और फारूक साहब भी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? अच्छा नहीं लगता दोनों लीडर इन द सेंस की लीडरशिप में ही क्या वर्सेटाइल थे, क्या डिफरेंट अप्रोच था काम का? देखो दोनों ही मतलब चोटी के लीडर थे और मैच्योर लीडर थे। फारूक साहब में थोड़ा सा टेम्परामेंट जो था ना उनका, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। मतलब एग्जांपल के लिए मैं अगेन मेरा ही एनेक्डोट आता है। एग्जांपल के लिए कि वो इस टाइप के थे। जब वो इलेक्शन हुई 96 में ही, जब दोबारा इलेक्शन हुआ था, फिर मिलिटेंसी के दौरान पे उनको हाथ जोड़ के उनको लाया
सेंटर ने कि अब काफी हो गया, हमने तब संभाल मेरा ख्याल है फारूक साहब थे नहीं वैली में, लंदन में। लंदन में तो वहां से लाया तो इलेक्शन हुई तो फिर हो गया। तो मैं कहता मैं बड़ा कमिटेड था, तो मैंने कहा यार इस फारूक साहब का 1 साल हो गया तो कुछ नई चीज की जाए, कोई पब्लिकेशन दूसरे दी जाए, तो कहीं को थोड़ा सा इसका बूस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया। तो मैंने कहा उन दिनों ये होता था मरहूम ये फारूक साहब उधर जो डीडी के डायरेक्टर होते थे, नाज़की साहब, फारूक नाज़की साहब, तो हमने कहा यार कि आप इसको ना एक हम जर्नलिस्टों का एक पैनल डिस्कशन करते हैं कि अचीवमेंट में फारूक साहब जवाब देंगे। तो अभी उन दिनों इतना होता नहीं था एक्सपोजर, आजकल तो आपको हर चैनल पे मिलता है। बिल्कुल सर। तो वो हो गया। तो उनको जर्नलिस्ट भी कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ एक कैमरामैन होता था, तो वो कैमरामैन निकल गया होगा इधर उधर कहीं बाहर, तो उसने कहा फोटो खींच लीजिए। अब जर्नलिस्ट भी मस्का लगाते हैं, सर जनाब की आप फोटो खींचेंगे, ग्रुप फोटो। और कहाँ है फोटो? मैं ढूंढूं, कहता वो क्या ये ढूंढे, ये इसको हाथ ही नहीं आ रहा, वो चढ़ गया। क्या तो किसी ने ऐसे कहा ये काफी देर से है ना इसलिए सुस्त हो गया है आपके बारे में, कश्मीरी में कहा। तो कहता है मैं भी इसको दफा करना चाहता हूँ। अच्छा। मिलता कोई नहीं मुझे इसकी जगह। तो मैं कुछ समझा, मेरे बारे में बात तो कर गया, बट वो उस टाइम कश्मीरी में बोल रहे थे। नहीं, सब कश्मीरी में बात हो गई, मैं तो मैं समझ गया। तो क्या बात हुई, खत्म हुई, चला गया। तो मैंने कहा, फिर मैंने पकड़ा एक को, मैं कहा ये क्या कह रहा था मेरे बारे में? क्या छोड़, तुम्हें क्या देना है, दवा कर, ऐसे बोलता रहता है उसको क्या। तो उसने कहा ऐसे ऐसे कहा। मैं कहा ठीक है। मैं गया ऑफिस, काम वाम किया जो करना था इसका। मैं गया चीफ सेक्रेटरी के घर। मैं कहा मुझे काम तो चाहिए, मैं नहीं काम करूँगा। कहता क्या हुआ? मैं कहा नो फेथ इन मी, मैं इनके लिए लड़ता हूँ, ये करवाता हूँ, अपना जैसे मेरा अपना काम है। He says you want to get rid of the man, तो मुझे भेजो किसी जगह, आप मुझे कहीं जगह भेज दो, मैं यहाँ से निकाल दो मुझे। तो क्या यार तुम्हें पता ही है फारूक साहब का क्या, हमें कई दफा कहता हुआ ऐसे कहता मैं वो तो ठीक है, अब जर्नलिस्टों के सामने कहता मैं आप मेरी हिम्मत नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली वो बड़ा कहा, फिर मैं माना नहीं। तो देन आई वाज, मतलब आपने उस टाइम ट्रांसफर ले लिया? हाँ जी, मैं क्या मैंने कर सकता। फिर 1 साल के बाद यहाँ राम साहब होते थे चैम्बर के, तो उनको मीठा एक, तो मैं भी, मुझे भी एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनसिपैलिटी उन्होंने बुलाया था, हम भी बैठे थे वहाँ। अब मुझे कहता है तुम्हें ना इंफॉर्मेशन में जाना है दोबारा। फारूक साहब बोल रहे थे। मैं क्या कहूँगा, चुपचाप। और राम साहब कहते ये तो अभी आया, इसने काम करना शुरू किया पहली दफा किसी ने यहाँ जम्मू में, और आप इसको ले जा रहे हो। कहता वहाँ जंग लगी है, वाह यहाँ क्या है, ये सफाई करिए, कोई भी झाड़ू मार लेगा, वहाँ काम है बड़ा दुनिया का, वहाँ तो पूरा लड़ाई करनी है, वो बंदूक से लड़ते हैं, ये पेन से करता है। वापस ले लिया उन्होंने और निकला फिर वापस। तो ये ऐसे ही हमारा काम जो था ये ऐसे चलता रहा। लेकिन ये जो सर आप बता रहे हो कि जो एक्सपीरियंसेस आपके 90s के रहे हैं, मतलब 90s एक खौफनाक सा दौर था कश्मीर का, जो जितना भी खतरनाक सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गया था, उस बीच में आपने कितना टाइम दिया था कश्मीर में, फिर कितना टाइम सर्व किया था आपने? नहीं वो उसमें तो इनिशियल फेज में तो 5-6 महीने ही थे। फिर जगमोहन चले गए, फिर दूसरी कोई आए, फिर सक्सेना साहब वापस आए। तो सक्सेना साहब को इतना होता नहीं था, ये बताओ वो आया होता ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो से थे, तो उनको अपना, अच्छा, वो IB से थे, नहीं तो रॉ से थे वो बेसिकली, तो उनको अपना सिस्टम दूसरा था, वो आए, ही वुड नॉट बॉदर अबाउट दीस थिंग्स। तो नेचुरली हमारा उतना प्रेशर कम होता गया। पर बाद में जब मैं मुझे जब रॉ साहब के आया तो मैं वहाँ 3 साल रहा। ये भी 90s का ही टाइम? नहीं, मिड 90s में, बट था बहुत टर्मोइल और आना जाना मुश्किल हो रहा था। हम सिक्योरिटी जोन में रहते थे, फ्रॉम सेक्रेटरीट टू आवर विलेजेस, तो खौफ होता था कहीं ना कहीं बम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं ना कहीं, मतलब वो हमेशा ये खौफ रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुधरना हो। जगमोहन जी एज ए लीडर कैसे थे सर? तो जी मैं तो उसको कहूँगा इज ए ग्रेट टास्क मास्टर, इनोवेटिव आइडिया थे उसके,
ठीक है, ये सिक्योरिटी और या जो भी वहाँ हो गया उन दिनों, गोली चल गई उनका मीरवाइज के जनाजे पे, तो वो दैट्स अ बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। तो उसके बाद उसके बाद फिर कांग्रेस अलग हो गई, फिर राजीव गांधी आए, वो यहाँ पर और पार्टी डेलीगेशन, तो उसमें और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होता गया, लेकिन कंडीशन बहुत खराब थी, मतलब टच एंड गो वाली बात होती थी। और जो नहीं भी थे इन्वॉल्व, वो भी डर के मारे चुप रहते थे। दे वुड नॉट, क्योंकि गोली कौन खाएगा। करेक्ट सर। बट मतलब मैं तो सुन रहा हूँ एज अ ऑफिसर जो आपका वो टाइम था वहाँ, मैं एज ए किड, मैं ही नहीं कई ऑफिसर, मतलब ऑफिसर हैं, मैं तो एज बच्चा 90s में रहा हूँ उस जगह पे, तो वो तो इक्वली हमारे लिए भी डरावनी चीज हो गई थी कि घर से निकलना मुश्किल हो गया था, स्कूल्स बंद, मतलब हर तरफ से एक मायूसी सी हो गई थी, खौफनाक, बहुत ज्यादा डार्कनेस का वो था, टाइम था वो बहुत ज्यादा। क्या बट हमारा, मैं आई एंजॉयड दैट नहीं, क्योंकि इसलिए एंजॉय किया कि आई टर्न द टाइड इन ऑफ एडिटर्स। वो भी एक काफी जगह लंबी कहानी है, बट आई गॉट इट फुल सपोर्ट फ्रॉम द एडिटर्स। वही हमने चेकमेट किया मिलिटेंट्स को, तो उसमें काफी टर्न अराउंड जो किया, आहिस्ता आहिस्ता जर्नलिस्टों को भी होशियारी आनी शुरू हो गई, तो दे केम आउट ऑफ इट। तो मेरा जो उस समय मैं क्या कहूँगा उनको, मेंटोर उस मरहले में थे ख्वाजा सनाउल्लाह, आफ्ताब के एडिटर। तो उसकी भी एक अच्छी का एनेक्डोट है कि मैं जब श्रीनगर लैंड करने लगा तो मैंने सोचा, संडे था, तो एज ए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, तो मैंने कहा ये तो मुझे खा जाएंगे, मैं तो बेसिकली एंटी मिलिटेंट काम करता रहा हूँ, तो ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगा है। तो मुझे वैसे ही ख्याल आया, उन दोनों कहते थे कि जब सिक्योरिटी ड्रिल होती थी, जब किसी को भी, ड्राइवर को नहीं, सिक्योरिटी वाले को नहीं बताना नहीं कहाँ जाना है, तो उसको गाड़ी में बैठे हुए कहना, मोबाइल उल्टे होते पहले नहीं बताना कहाँ जाना था। जब मैं क्रॉस कर रहा था मुझे ख्याल आया, तो मैं कहा वो आफ्ताब के दफ्तर क्यों ना चला जाए। तो वो ड्राइवर भी मेरा कहता नहीं जनाब क्या कर रहे हो आप, मरना क्या हमने जाके। PSO भी कह रहे नहीं जनाब हम नहीं ले जाएंगे आपको, जाने नहीं देंगे वहाँ। तो मैं कहा चलो यार खुदा के रखो भरोसा, क्या है मरना होगा, मर जाएंगे, क्या होगा। तो अल्टीमेटली परसुएडेड है वो हमके, वो खौफनाक। उस टाइम का लाल चौक में था उनका ऑफिस, प्रेस क्लब अभी भी है, नहीं प्रेस क्लब के बाद, पैलेडियम के साथ। तो ये तो बंकर कोई बंदे की जान, कोई आवाज नहीं आती थी, ऐसा सनसटा। तो हमके तो मुझे वो बाय नेम जानता होगा, तो उन्होंने, उसने अपनी भी सिक्योरिटी रखी होती थी कि जो अंदर ही आने देना, बाहर नहीं आया। तो मैंने कहा जब, तो उसने किया, मेरा वो ड्राइवर उसने कहा, उसने कश्मीरी में कहा ये हमारे नए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आए। तो अंदर गया, उसको कहा बाहर चले, मुझे नहीं मिलना किसी डायरेक्टर। तो वो आया जी, उसका इतना वो नहीं मानता। मैं क्या उसको मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर बैठो, मैं बाहर बैठूंगा, मर गया तुम्हारे जिम्मा। तो उसने कहा वो जाता नहीं, बुलाओ फिर, और तुम डोगरा सल्तनत के वारिस हो, हमारी जान क्यों लेने आ गए। क्या मुसीबत है, तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को, हम मर रहे हैं तुम आ गए ऊपर से। मैंने ये कहा, मैं ऑनेस्टली कहा, मैं कहा मैं सोच रहा था मैं अपना इनिंग कहाँ से शुरू करूं, तो मुझे लगा सबसे ज्यादा यही अच्छी जगह है, आपसी जगह। वो दिन जब तक मैं रहा और वो जिंदा रहा, उसने मेरी कसम नहीं खाई, और जो मैंने कहा उसने वही किया। भाई आपका एक दौर जो इन्फॉर्मेशन का, मतलब बहुत प्राइम टाइम, वो एक ऐसा दौर था जो बहुत डार्क था, और इन्फॉर्मेशन तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिसलीड कर देती थी उस जगह पे। होता था अखबारों में, देखो जी, नथिंग विल पब्लिश इन न्यूज़पेपर इन कश्मीर एक्सेप्ट अब्यूजेस टू इंडिया, राइट सर, नथिंग। जहाँ एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर वो छपेगी, बाकी कुछ नहीं छपेगा। पर अब तो सिनेरियो चेंज है, तो तभी मैं कह रहा टर्न द टाइड, मैंने वो एक लिखा भी था
आप जो कॉलम आपने लिखा भी बहुत है, वो मैं देखो, मेरी एक आदत है, मैं अपने महकमे के बारे में नहीं लिखता। आज आपने इसके लिए तो मैं नॉर्मली आई डोंट नहीं तो सर मतलब जो आपके एक्सपीरियंसेस है बहुत सारे लोगों को पता नहीं किस जगह पे कैसे काम आए, और देखो हर एक चीजें वैसे ऐसा भी नहीं है, हमारे कई, ये भी एक गलत इंप्रेशन है। उस वक्त भी काफी अफसरों ने काम किया, ऐसा नहीं है, फॉलो किया। और उस दौर में काम करना कितना मुश्किल था ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही है कि मतलब मैं तो इसलिए भी आई पे ट्रिब्यूट एंड टू टॉक हाई अबाउट कश्मीर जर्नलिस्ट क्यों, उन्होंने 2 दफा मेरी जान बचाई। वो क्या इंसिडेंट है? वो मुश्ताक था ना, ये ANI का, नहीं मुश्ताक लटरम था, मुश्ताक लटरम आया मेरे वो तो मिल्टन था। ये ANI का कैमरामैन था वो। इसके जो BBC का था ना, ये कॉरेस्पॉन्डेंट फेमस, ये इसका आजकल उसमें है, वो प्रताप पार्क में जो उनका एक ऑफिस था, तो उसको मारने के लिए भेजा था। मिलिटेंट्स आए थे? नहीं, मिलिटेंट और किसी, ये कौन जानता कौन था। एक पैकेट आया था, तो वो उसके नाम पे, तो ये था कि वो खोलेगा तो एक्सप्लोसिव था, वो एक्सप्लोसिव था, he will be blown into pieces। तो वो बेचारा उसी के पास बैठा था, उसने आया होगा ये आपका पैकेट है, तो उसकी जगह वो आया, उसने खोला। अच्छा हो गया, उसने खुद नहीं खोला, किसी और ने बोला? उसका यही था ना, मैंने नाम बताया। तो उसने खोला तो क्रिटिकली तो ले गया उसको। तो मेरे अंडर जो था ना PR मैन, मैं कहा ये गलत हो गया यार, मुझे जाना चाहिए। तो उन दिनों हमारा जो सिस्टम था कि मेरे पहले जो डायरेक्टर थे वो प्रताप पार्क ऑफिस में नहीं जाया करते थे, दे वुड ऑपरेट फ्रॉम TRC। अच्छा, एक वहाँ पे ऑफिस बना लिया था। तो वो, तो मैं सबको वो माने कोई नहीं मेरे से, मेरे PSO ने माने, उनका कहाँ जाएंगे। फिर अल्टीमेटली मैं कहा यार चलो यार चलते हैं। हमारे पास, मैं ये बताऊं कि हमारे पास वो BP गाड़ी नहीं हुआ करती थी, ऑर्डिनरी वो नॉर्मल एम्बेसडर्स वगैरह हुआ करते थे। तो क्या आई वांटेड टू टॉक कि यार बड़ा गलत हो गया, ये हो गया, मतलब पे ट्रिब्यूट नहीं, अभी तो मरा नहीं था वो, ही डिडंट पास, इंजर्ड था। तो उसका हुआ तो एक हमारा दोस्त है, तो उसने कहा यार ये मिलिटेंट आ गया, तू भाग जा, ये तुम्हें देख रहे हैं, ये इधर तो ये हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, अब भागो। तो फिर मेरे PSO ने पड़ा दौड़ के निकल गए। अगर वो ना बताता तो शायद कहानी कोई और। दूसरे दिन फिर मुझे आया, तो वो जब उसकी ही पास हुए, तो मैं कहा यार वहाँ कोई गवर्नमेंट का आदमी कोई नहीं जाएगा, तो उसके घर पे, तो मैं कहा मैं जाऊँगा। तो हमारे पास एक DIG होते थे, तो उसके पास गाड़ी थी इसकी बुलेट प्रूफ, तो मैंने उसको कहा मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें मरना तो मचाओ, मुझे तो जाना, मेरा काम ही नहीं है। हमारे बड़े उसके तरह किया, तो उसको मनाया, तो फिर गए उसके, वो कहता है तू बाहर रहना, मैं अंदर जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। सर काफी कुछ इंसाइट हमें मिला है लीडरशिप के बारे में। आप ने उस टर्मोइल के अंदर वहाँ कश्मीर में उस टाइम सर्व किया। आई डिडंट नो, मैं जैसे बोला आपको कि मुझे आइडिया नहीं था कि आपने वहाँ सर्व किया। इससे रिलेटेड, क्योंकि मेरा बचपन उस टाइम को गुजरा है वहाँ, इससे रिलेटेड तो बैक स्टेज में मैं डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपसे बाद में पूछूंगा। बट मूविंग फॉरवर्ड मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि आपने एक टेन्योर अपना एज PSC मेंबर दिया हुआ है, और हमारी जो ऑडियंस है वो मेनली सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या इस तरह के क्वेश्चंस जो है एड्रेस चाहते हैं, तो किस तरह का टेन्योर रहा है PSC का? फंक्शनरी क्या था आपका, क्या रोल था? फिर उसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगा। देखिए अभी सब हम 5 से होते थे मेंबर और एक चेयरमैन। तो देखिए अब बात करने को तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने कोशिश की। मिस्टर SL भट्ट हमारे चेयरमैन थे। हम 5 में से मखदूमी साहब थे, सामून साहब थे, भट्ट साहब थे, हमारे ये भारती साहब थे, एक डॉक्टर गोस्वामी भी थे। तो हम गोस्वामी तो हमारी सबसे ज़्यादा ये कोशिश हमने, मतलब 5 साल रहे, 5 साल में ये कोशिश जरूर की कि
पहली बात इंसाफ किया जाए, ऊपर से सिफारिशों के हिसाब से ही सिलेक्शन ना हो। दूसरा हमने ये किया कि जैसे ये पहली दफा और आखिरी दफा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे भी नहीं होगा। अगर हम 5 साल रहे हर साल केएस का एग्जाम होगा, हर साल, एवरी ईयर। उसके बाद तो 3 साल के बाद, कभी पहले भी 5 साल के बाद, 8 साल के बाद होता रहा। तो वो 5 साल हमने कहते थे कि आप चाहे पोस्टें कम कर दो, अगर आपके पास कम है 30 अब 30 भी दे दो। हम बच्चों को ये देना चाहते हैं कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी है तो आप compete करो। तो दैट वाज, मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट जो थी वो थी, ताकि बच्चों को एक मौका मिलता है। तो भाई तो एक दफा होता था, फिर 5 साल के बाद तो टेन्योर ही खत्म हो जाता है। सर आपके टेन्योर के बाद ना बहुत सारे ऐसा हुआ कि 14 का 19 में, 19 का 21। तो मैं बताता हूँ ना, तो उसमें एक ये बात हुई। दूसरी बात हमने ये की, ये हमारा एक जो कंसेंसस होता था कि कोशिश करो कि पूरी रियासत के हर खित्ते को कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ सिविल सर्वेंट देते हैं, कुछ ना कुछ उनको जॉब का इसमें से हिस्सा मिले। ये ना हो कि ये सारा कंसंट्रेट जम्मू और श्रीनगर में हो। मतलब दैट वाज अ ब्यूटीफुल आइडिया सर। तो वो हमारा कोशिश होती थी, जब हम बच्चे से पूछते थे तो हम कहते ये पुंछ से है, ये टंगधार से है, ये गुरेज से आया, जब करगिल से आया है जहाँ। तो कोशिश होती थी अगर उसको याद थोड़ा बहुत है, इसको थोड़ा पुश करो, थोड़ा सा चाहे इसको थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं रिजर्वेशन। तो हम रिजर्वेशन तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुआ, हम बिना रिजर्वेशन के भी हम लोगों को करते थे। मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि उस बंदे की सिफारिश थी, मैं कहूँ ठीक है, तो सिफारिश एक मंत्री की थी। तो जब वो बच्चा आया तो उसने कहा कि मैं पूछा, उसका पूछते थे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर, तो उसका शायद ये पुंछ के एरिया से था, पावर डिपार्टमेंट में वो चौकीदार था उसके फादर। तो वो 2 दफा पहले रह चुका था, तो उसके बाद ये 2nd या 3rd अटेम्प्ट। तो ये ठीक, मतलब रीजनेबली ठीक था, मतलब ही वाज नॉट ए बड़ा ब्राइट भी नहीं था, बट रीजनेबली ठीक था। तो हमने कहा जी देखो, ये एक चौकीदार का बच्चा अगर केएस में आ जाए, इससे अच्छी कौन सी बात। तो इतने कम एवेन्यूज के बाद और फिर इस स्टेज, तो हमने उसको पुश किया। हम तो मार्क्स से, बाकी तो उसके जो मीन्स के है तो वो तो उसी हिसाब से चलना, पर हमने अपने से कोशिश की, वो आ गया। लकी बिल्कुल सर, आ गया था वो सर्विस में। दूसरा हमने एक बच्चा था सफाई कर्मचारी का, वो शायद पहली दफा हुआ, मतलब ही वाज स्टेट सब्जेक्ट, वो मतलब तो उस बच्चे को भी हमने इसलिए पुश किया कि यार ये उसकी अपने पूरे खित्ते में, अपने कुंबे में अगर ये केएस बन के अफसर बनेगा, एक इंस्पिरेशन बनती है। तो ये ऐसी चीजों पर हमारा फोकस रहा। एक चीज हमने और भी की, ये कि हमें ओवरऑल व्यू लेते थे। ये नहीं कि मैंने 4 सवाल पूछे तो 2 आए तो मैं नाराज हो गया, वो नहीं। ओवरऑल व्यू लेते थे हम कि इस पे आ जाओ। और बुकिश नॉलेज की हमें नहीं होता था, वांटेड टू आर्गू विद देम, कोई बताओ तुम्हारी कैपेसिटी क्या है आर्गू करने की। तो उन चीजों से होता था। हालांकि फिर भी जैसे तो देखें, सरकार और आवाम में ये एक, जिसका बच्चा नहीं आता तो वो कहता है ये सब बेईमानी, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं। लेकिन हमें अपने ये जहन में इस चीज का एक बहुत सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है। हमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, और अगर हमने कहीं की तो वो यही था कि जो बच्चा बड़े गरीब घर से आया या किसी से आया, मतलब उसमें भी लालच नहीं थी आपका, था कि मतलब समाज का मतलब हमें भला हो। वो कहते हैं इक्विटेबल की बात करते हैं, तो वो इक्विटेबल होती नहीं है वैसे। करेक्ट। तो फिर भी कोशिश करते हैं कि हर एक का मतलब बन जाए। तो
बाकी उसका अपना मुकद्दर, उसका एक दफा हमने, एक बड़ा ब्राइट था लड़का, वो एग्रीकल्चर से था, तो हमने उसको मैक्सिमम नंबर दिए, रह गया मैक्सिमम नंबर देने के बाद भी। तो जब देखा तो उसके मेंस में कम थे, तो जिसकी किस्मत में नहीं लिखा था नहीं हुआ। पर ऐसा होता था सर कि जैसे आपने अपने 1 साल के टेन्योर में जैसे 200 बच्चे आपने देखे, इंटरव्यू किया, आपको लगा कि ये कुछ बच्चे बहुत अच्छे लगे मुझे, और आपने ट्रैक रखने की कोशिश की रिजल्ट के टाइम के, फिर देखे कि वो हुआ है कि नहीं उनका सिलेक्शन? नहीं, बाय एंड लार्ज नहीं। बाकी मेंबरों ने रखी हो, मैं नहीं रखता था। बट ये मुझे नहीं है, मुझे अब लोग कहते हैं, कभी मैं किसी से कहता हूं तो टेलीफोन करता हूं, सर आपने पहचाना नहीं, आपने हमें सिलेक्ट किया था। मुझे याद नहीं कि मैंने सिलेक्ट किया था। आपको याद है सर, लास्ट टाइम हम किसी प्रोग्राम में मिले थे, डॉक्टर अब्दुल खबीर साहब थे, तो मैंने आपका जिक्र किया वो प्रोग्राम में। मैंने कहा सर आ रहे हैं, वो जो फेलिस्टेशन प्रोग्राम था, जी जी जी, तो मैंने कहा इस तरह आ रहे हैं, तो कहने लगे मुझे पहले ही बोलना था। मैंने कहा सर क्या हो गया, उनके साथ इंटरेक्शन है? कहने लगा जब मैंने 2011 या 12 में मैंने जब इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू उन्होंने तो लिया था मुझसे। तो मुझे नहीं है, मुझे एब्सोल्युटली मुझे किसी का भी नहीं। वही बच्चे खुद ही के अफसर आप बने हुए हैं, तो वही कहते हैं सर आपने इसलिए, मुझे अपना नहीं, बाकियों को हो मुझे पता नहीं। तो ये कौन से जैसे आप लोग के डिस्कशंस होते थे कि एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मतलब पीएससी में? नहीं, हमारा उस समय वो ये जो अब आया सिस्टम, वो उन दिनों ये सिस्टम नहीं चलता था, पर्सनालिटी का नहीं देते थे, बट जनरल बिहेवियर उसका कैसे आया, बातचीत करने का उसका क्या है, तरीका क्या है, वो चीज़ें में। और हम ज़्यादा सब्जेक्ट पे कम पूछते थे, क्योंकि सब्जेक्ट हम सोचते थे इसको एवेल्यूएट हो चुका है अपने सब्जेक्ट्स पे। अब तो खैर वो एक्सपर्ट भी आते हैं, तो हमारे टाइम पे नहीं होते थे, हमारे टाइम ऑल मेंबर्स ही होते थे हम, और कोशिश करते थे कि सबको थोड़ा सा हर एक एरिया बन जाए सबको, तो वो उसमें हम सेटिस्फाई रहते थे। हमें जम्मू कश्मीर ये रीजनलिज्म, हमें ये तो कोई इसमें से निकल नहीं पाता, क्योंकि हम बीच में थोड़े बड़े हैं कि इसको आधा 50-50 करना, वो तो होता नहीं है ना। बिल्कुल। तो बट और एक एस्पेक्ट ये जरूर था कि मैं आई एम नॉट अफ्रेड टू से सो, कि मेरा अपनी ये रहा असेसमेंट के कश्मीर के बच्चे मच बेटर थे। अच्छा, मतलब इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट जो आपने किया है, उसका क्या रीजन होगा? और ये भी था कि देखो वो टर्माइल से आते थे, यहाँ पर टर्माइल नहीं था, वहाँ टर्माइल के आते थे, और दे वुड आर्टिकुलेट मच बेटर। पर क्या रीजन रहा होगा उसका? उम्मीद करते हैं, मैंने तो 2-4 दफा यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जाता था मैं, जब वो एक मेंबर वहाँ सिलेक्शन कमेटी का होता है, वो चेयरमैन साहब डिप्यूट करते हैं कि एक मेंबर जाता, तो मैं कई दफा वाइस चांसलर को भी कहता था यार इनको कुछ थोड़ा सा आर्टिकुलेशन तो करो इनकी, ये लिखने में ठीक है, आर्टिकुलेशन में नहीं है। तो वो एक ऐसा दौर रहा कि सर जब आप लोग थे एज मेंबर आप रहे हैं, तो उससे रेगुलेशन तो काफी हद तक सुधर गई थी फिर पीएससी की। हमने कोई खास रेगुलेशन चेंज नहीं, इन्होंने बहुत चेंज की है अब तो, मतलब बीआर शर्मा के टेन्योर के बाद उन्होंने भी चेंज की है। तो इन्होंने अब कंप्लीटली किया, फिर इन्होंने सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे स्टेट सर्विसेज को किया। हमारा नहीं था, तो अब 2-3 साल से तो रेगुलर हो रहा है सर। तो ये जो बच्चे तैयारी करते हैं, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि पीएससी पे ना आए दिन, मतलब जब एक बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं अब तैयारी कराता हूँ, मेंटोर करता हूँ बच्चों को, तो लास्ट मोमेंट पे जैसे प्री हो जाता है, मींस क्वालिफाई करता है, तो इंटरव्यू स्टेज पे जाता है, उसमें डर सा रहता है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क सा रहता है पीएससी पे कि वो फेयरनेस होगी इसमें नहीं होगी। तो मैं मतलब ऐसे बच्चों के वो दिल से डर निकालने के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उनको ऐसा डर रखना चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं मानता नहीं हूँ कि वहां पर किसी भी पहले दौर में था, ये आई एम नॉट डिनाइंग इट, पहले दौर में इवन लिस्टें जो थी वो चीफ मिनिस्टर के पास जाया करती थी, बनती थी उनके पास से जाया करती थी, वो कहते थे ये जी ऐसे करो ऐसे करो। तो कई हमारे कई दोस्त भी कुलीग हमारे तो उसी में हमारे जब ग्रो करते करते पहुंचे तो उनमें से वो भी थे। एनीवे, तो बस एक ने तो मेंबर ने रिजाइन कर दिया कि उसको कहा गया कि लिस्ट चेंज कर दो, उसका मैं रिजाइन करता हूँ, मैं नहीं चेंज करूँगा।
मैं चेंज नहीं करूँगा, जो हमने बनाई वही रहेगी। हो गई, आपको मर्जी, मैं चलता, आप जो मर्जी करिए, मैं नहीं करूँ। तो मैं ये कहता हूँ, बच्चों को यही कहूँगा कि ये इम्प्रेशन आज के ज़माने में नहीं होना चाहिए। ज़माना गया, वो ज़माना जो था ना, वो खालिक के जो एमएलए होते थे ना, वो नहीं आप, अब तो फाइट है। बिल्कुल, आज इलेक्शन देखो, वो खालिक का एक ज़माना था कि वो आपको फॉर्म ही नहीं देता था भरने के लिए, तो वो अनकंटेस्टेड एमएलए बन जाते थे। बिल्कुल सर। आज वो ज़माना नहीं, आज बड़ा है और nobody should doubt the integrity of the members and the bench of the जो बेंच बना हुआ है, बोर्ड बनता है, उसमें कोई इंटेग्रिटी की बात नहीं, गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अब सवाल देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कई पैरामीटर्स आते हैं बीच में। अब तो खैर आपके एक्सपर्ट भी आते हैं, बाहर से आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं और जाते हैं हर एक से, तो वो इतना घफला करने का स्कोप नहीं है, पहली बात। दूसरा, किसी को बिना कोई प्रूफ, जो एक नॉर्मल होता है, मैं रह गया था यार, नहीं जी ये फ्रॉड है जी, मैं तो अच्छा कराया था, हुआ नहीं, वो नॉर्मल टेंडेंसी भी होती है बच्चों की। लेकिन बच्चों को जो डरने की बात नहीं होनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों? मैंने पहले कहा था कि जरूरी नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर उसका, आपको हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू आर्टिकुलेट, उसको रेस्पॉन्ड कैसे कर सकता है। कुछ कहना चाहिए, मैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई डोंट नो इट। पर मतलब मैं, लेकिन अगर वो डर के गया तो फिर वो जाने से पहले ही रह गया, अपील होने से पहले ही वो अपने आप को फेल कर जाता है। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है। वो भी वैसे ही है जैसे उनके पेरेंट्स हैं, उनके कई और जिनको देखते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि मेंबर कोई खौफनाक किस्म का आदमी है, वो खा जाएगा आपको। बिल्कुल। तो वो चीजें होनी नहीं चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसीलिए तो आप जो मॉक इंटरव्यू करते हो, तो वो डर निकल जाए, वो डर निकलने की बड़ी बात है। आपका जरूरी नहीं है कि जो सवाल मॉक में पूछा गया वही आएगा। बिल्कुल सर। आइडिया तो ये है कि वो उसको एक तो मैनरिज्म आता चाहिए कि क्या होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को आता है। नहीं आता है तो साफ कह रहे हैं, सॉरी मैंने बता, ये कोई नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है। पीएससी जो जेकेएस क्वालिफाई करते हैं, प्री करते हैं, मेंस करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जो मेंस क्लियर करने के बाद, अभी जो लिस्ट बाद में बनेगी, इंटरव्यू का जिनका सिलेक्शन का टाइम आता है, फिर वो इधर उधर घूमने लगते हैं, कहीं सिफारिशें ढूंढे, कहीं कुछ किया कि कोई कहीं से कोई पीएससी मेंबर को तक बात पहुंचे। स्कोप नहीं है ना, क्योंकि वो जब आई एम श्योर आज भी रही होगा, हमारा होता था कि जिस दिन खत्म हुआ, जिस समय लास्ट कैंडिडेट आया, उसी समय साइन हुए, सील हुआ और चला गया। हाँ, मतलब आज भी ऐसे ही होता है। बस वो स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। तो मतलब आपसे ये एक रिलीविंग पॉइंट है कि बच्चों को थोड़ा सा रिलीव सब फील होगा ये। नहीं, देखिए, बच्चों को ये चीजें सोचने की जगह मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए इन डेप्थ। क्योंकि कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने कहा, आप कोई भी चीज ले लो, उसकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, सुपरफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये अखबार की खबर का हेडलाइन नहीं है इंटरव्यू। बिल्कुल सर। ये आपका सब्सटेंटिव रिसर्च होता है। कई दफा आपको जिसको जो सवाल पूछता है वो भी तैयारी करके आता है। बिल्कुल सर, जरूरी नहीं है। अब यहाँ प्रोफेसर जब आते हैं तो उनको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, वो वही पढ़ाते हैं, तो उनको साथ यू कांट प्ले ट्रिक विद देम, अब उनको ऐसे टरकाने से नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो जो बच्चे ये सोच के चलते हैं मैं ऐसे भुत्ता मार के निकल जाऊंगा, वो फिर रह जाते हैं, वो उसके लिए वो ऑफेंड हो सकते हैं, ये हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और जब देखें, मेंबर स्काई इज द लिमिट, कोई भी पूछ सकता है, यू कांट ऑब्जेक्ट के मेरे को ये सवाल क्यों पूछा। बिल्कुल सर। पर बाय एंड लार्ज वो टॉपिकल ही इशू जो करंट अफेयर होते हैं, रिलेटेड ही इश्यूज होते हैं। अब जो सब्जेक्ट के मैटर होता है, वो एक्सपर्ट आते हैं, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। आप तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी आता है, साइको एनालिस्ट भी आता है, तो आप तो डिफरेंट पैनल हो गया। तो ऐसा बच्चों को जरूरत नहीं है डरने की। एब्सोल्युटली नॉट, मेरे हिसाब से कोई नहीं। और ये समझना चाहिए फेयर सिलेक्शन होती है। फेयर सिलेक्शन, ये किसी को, ये पॉलिटिशियनों का काम है कि अगर इसका नहीं आया तो ये कश्मीर वाले। अब तो मुझे सर मतलब बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आज का पॉलिटिशियन जो है बहुत गलत हो डिफरेंट चीजों में, बट इन प्रोसेसेस में इंटरफेयर करेगा भी नहीं अब, क्योंकि पीएससी हो या सिलेक्शन हो, सिलेक्शन में कर भी देते हैं, कई लोग करते भी, ऐसा नहीं है। वो
रीजनल लेवल पे कर लेते हैं, ये यहाँ के कम आया वहाँ कम आया, तो ऐसा नहीं है। वो उनकी अपनी दुकान है, वो चलती रहनी चाहिए। ये था JKPSC का जो मेनली मेरा क्वेश्चन था सर। और उसमें JK इनको ना ये इंटरव्यू से पहले एक तो कुछ इन डेप्थ के लिए तो नॉर्मली हिंदू के पेपर पढ़ने चाहिए, वो टेलीग्राफ वो न्यूज के लिए नहीं पढ़ने चाहिए, उनके अंदर एडिटोरियल जो होते हैं ना, एडिटोरियल पेज पे जो ओपिनियन वाले ना वो पढ़ने चाहिए, वो काफी हद, हालांकि वो कई दफा वो भी बाइस्ड होते हैं, बट आपको बाइस पे नहीं जाना, आपको किसी के साइड नहीं लेनी किसी सब्जेक्ट पे, राइट। आपको थोड़ी सी इन डेप्थ है। दूसरा है मेरे हिसाब से उनको लोकल पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, कश्मीर में हो या जम्मू में हो, लोकल पेपर, क्योंकि लोकल पेपर में ही जो लोग यहाँ की इंफॉर्मेशन होगी, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, डिसीजंस हैं, वो जो है अगर वो सवाल पूछते हैं तो उनको पता ही नहीं होगा, हिंदू में तो आएगी नहीं ना। बिल्कुल सर। तो वो एक जरूरी बात ये भी है कि इनको वो JKPSC के लिए वो पढ़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से कई दफा कई चैनल पे डिबेट्स भी अच्छी आती हैं, वो भी सुननी चाहिए। मतलब डोंट पिक अप द बाइसेस, बोले वो क्या बकवास कर गया नहीं कर गया उसके नहीं है, लेकिन उसका एक न्यूट्रल ओपिनियन बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए साइड कोई भी, चाहे वो वेरी ऑब्वियस भी हो फिर भी नहीं कहना, क्योंकि वो आप साइड लेने लगे तो वो कहेगा ये है नहीं, ठीक नहीं है। तो आप किन पैरामीटर्स पे बच्चों को क्वेश्चंस पूछते थे? मतलब आप पर्सनैलिटी देखते थे, नॉलेज देखते थे? देखिए हम तो नॉर्मल कोर्स में उसको पूछते, कई दफा हम ये भी पूछते थे कि बच्चे को जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, आप क्या तैयारी करके आए आज, हम वही पूछेंगे। अच्छा, मतलब जो आपने किया है चलो हम उसी पे बात करेंगे, ताकि उसको हो जाएगा ना, पहला सवाल ही पूछा उसको आएंगे तो वो रह ही जाएगा। तो हम उसको कोशिश होती थी, हम बिल्ड करते थे उसका कॉन्फिडेंस, होना भी चाहिए। बच्चे का एक्चुअल टैलेंट आपके सामने, हाँ वो बच्चे को होना, क्योंकि सारी दुनिया की चीजें आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें उनको किसी को आती नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो मेरे हिसाब से वो होता नहीं। बाकी जो है सब्जेक्ट में तो जब किया है तो उसको आना भी चाहिए थोड़ा बहुत, अगर कोई भाई पूछ भी लेता है। बट ज़्यादा हम लोग जनरल नॉलेज और उसके उन चीज़ों पे ही फोकस करते थे जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, मतलब जो करंट अफेयर्स चल रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बारे में, मतलब डिफरेंट, मतलब उसी में जो पैरामीटर में आम आदमी को आनी चाहिए, नॉट दैट उसकी इन डेप्थ रेडी हो। आप देखो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ने जाना, पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स तो पता होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी तो पता होनी चाहिए। वो चीजें मतलब उस टाइप में जो है आजकल तो हर बच्चे को ये चीजें आती भी हैं और लोग स्टडी भी करते हैं। बिल्कुल सर, आजकल का बच्चा तो बहुत अवेयर है। सर मुझे आपसे मतलब बिफोर हम मेन चीज जो NGO के लिए हम बात करें उससे पहले मैं एक सवाल जो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मुझे समझ में आया वो ये कि आपकी मदर ने आपको अर्ली स्टेज पे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा बाहर रह रहे हो तो आप वकालत छोड़ो और आप जो है ऐसे नौकरी में आओ। अगेन आपका इंफॉर्मेशन उसमें फिर भी 12-12 बजे तक होते थे, बट आपको लगता है कि उस टाइम आपने डिसीजन लिया होता क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जस्टिस थे या बड़े बड़े पोस्ट पे आगे चले गए दूसरे साइड में, तो कहीं ना कहीं आप भी उस लेवल पे। बट आई डोंट रिग्रेट। देखो आदमी को हमेशा सेटिस्फेक्शन होती है कि जो मैंने टेन्योर जहां भी काटा लोग मेरी इज्जत करते हैं। हाँ, बहुत बहुत इज्जत। वो मतलब मैं म्युनिसिपैलिटी में रहा, मेरी आज भी कसम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आई वॉज ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन, मैं फर्स्ट लास्ट तो नहीं हो सकता, जिसने इनको सफाई कर्मचारी को रेगुलर कर दिया। पहले ये रेगुलर कभी नहीं होते थे, वो एक इनके लीडर होते थे, वो पैसे खाते थे और एक लगते थे डेली वेजर और डेली वेजर मर जाते थे। आपने इनको परमानेंट नौकरी दे दी? मैंने इनको परमानेंट, पोस्टें खाली पड़ी थी, पोस्टों पे इनको हक बनता था और उन दिनों एक दफा हड़ताल हो गई और अब मतलब ये माना जाता था कि हड़ताल सक्सेस करने के लिए सफाई कर्मचारियों की मदद जरूरी है, क्योंकि वो डंप कर देते हैं गंद तो सारा तंग पड़ जाते हैं, जल्दी खलासी करो। तो मेरे टेन्योर में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन
हड़ताल पे थी, सफाई जम्मू म्यूनसिपैलिटी नहीं थी, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपैलिटी हड़ताल पे नहीं थी। तो दैट इज द रीजन वो आज भी मेरे को कहते हैं कि आपने हमारी जिंदगी बचाई है। उस टाइम जिनको लगाया होगा नहीं आपको बन गया, हमेशा सिस्टम दुआ बन है। सिस्टम बन गया ना एक। अदरवाइज सिस्टम था ही नहीं कि मैं एक लीडर बन गया, मैंने आपसे पैसे लिए, आधे मैंने किसी सेक्शन को दे दिए, इसको दे दिए, आधे को दे दिए, तो उसके अगर उससे निकाले होंगे 4,000 तो उसके हवाले 1,000, 3,000 हमने खा लिए। बिल्कुल सर। तो वो बंद हो गया। आज उनके पास अच्छे खासे तनख्वाह नॉर्मल हम जैसे लेते हैं चल रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है सर एक ऑफिसर को बहुत नीट एंड क्लीन अपना टेन्योर निकालना, क्योंकि बहुत सारे देखें अब सारे लोग आप जैसे नहीं है ना सर, बहुत जगह पे लोग बच नहीं पाते इस चीज से। मैं नहीं कहता कि ये देखो, जो ईमानदार होते हैं उनको बेचारे को पूछता कोई नहीं, और जो ईमानदार होता है वो आगे आता भी नहीं बेचारा, पीछे ही रह जाता है, वो अपने दिल में ही रहता है। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि ईमानदार को सबसे आगे रहना चाहिए, तभी सोसाइटी का ज्यादा बेटरमेंट होगा। आता नहीं, वो जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। क्या नहीं भेज अपनी मुकद्दर लेके आता है, मुकद्दर लेके जाता है, इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल सर, आई नो रिग्रेट। मेरे को गुडविल मिलती थी और मिलती आज भी मिलती है, मैं उससे मेरे लिए वो बहुत बड़े तगमे का बाइस है। आपके साथ तो सारे लोगों की दुआ है सर। मैं तो नहीं, तो सर मैं मतलब आप जनरली ऐसा होता है कि आपके रिटायरमेंट के बाद इंसान अपने लिए टाइम निकालता है, फैमिली के लिए टाइम निकालता है, और मैं जब से आपको जानता हूँ मैंने मतलब एक नॉर्मल मेरे जितना एनर्जी आप डबल मुझे लगता है कि आप में है, और जिस हिसाब से आप एक्टिवली काम करते हैं, वो चाहे एनजीओ, मतलब मेनली मुझे एनजीओ पे बात करनी है कि आपने ये एनजीओ जो ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जो बोल नहीं सकते? नहीं, ऐसा एक्चुअली है, लेट मी करेक्ट यू, आई एम नॉट द फाउंडर ऑफ दिस। ओके, हु इज द फाउंडर सर? कौन? ये देखिए मैं बताता हूँ, ये डॉक्टर मैं लाया हुई हूँ इसके लिए, ये हमारे डॉक्टर राम रतन खजूरिया थे जी, ये वेटनरी सर्जन थे। ओके, मैं इनको लाया हूँ, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस। ये जो उन्होंने एनजीओ बनाया था, ये वेटनरी यहाँ, ही रिटायर्ड एज ए मिल्क सप्लाई स्कीम में एमडी, ठीक है। और इन्होंने इनको इतना, मैं उन इंफॉर्मेशन में था तो ये मेरे पास आते थे कि मैंने आज इनको कोई ट्रीटमेंट करवाई है, कोई कैंप लगाया है, बाहर से लाए हैं, ऑडियोमीटर लाया है, ये लेना उनको, जो ये उनको कोशिश करते थे मेडिकली होते हैं। फिर इन्होंने 81 में सोचा कि मैं एक स्कूल खोलूं, तो इन्होंने एक मंदिर में एक कमरा लिया सिटी में, और वहाँ शुरू किया 2-3 बच्चों से। फिर उन्होंने मादरे मेहरबान शेख साहब की बेगम से इसका एक इनॉग्रेशन करवाई। घूमते घूमते उन्होंने अल्टीमेटली फिर हमें यहाँ पर वैक्यू प्रॉपर्टी की बिल्डिंग मिल गई, जहाँ पर आज भी हम हैं, और वहाँ पर तो ये उन्हीं की देन है। मेरे जैसे कोई, वी आर अबाउट 80 लाइफ मेंबर्स, 80। तो मतलब जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे ये इनके जो मेंबर थे उन्होंने कहा पकड़ के मुझे ले गया, तुम ज्वाइन करो, और 2 साल के मेरे सिर पे डाल दिया कि यू आर प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। राइट। तो मेरा 2 टेन्योर हो चुके हैं, तो अब मई में हमारा तीसरा टेन्योर, मतलब आई वांट टू लीव इट, क्योंकि इतना प्रेशर होता नहीं, बट एनीवे तो वो हमारा सिस्टम है। तो असली जो है इनका है, ये ही पास्ड अवे। बट किस विजन से और क्या करते हैं हम इस एनजीओ में? नहीं, मैं बता, इसका ये था कि ये स्पेशली चैलेंज जो बच्चे थे, ये आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर खजूरिया। इनकी जिंदगी में मैंने देखा कि इन्होंने कोई 9-10 एनजीओ बनाए। इनका अच्छा एक तरीका ये था कि एनजीओ बनाया, उसके सदर बने, 2-3 साल चलाया, फिर आपके हवाले किया, मेंबर रहे, फिर वो चले गए, अब आपको ही संभालना है। अच्छा, मैं चला कोई तो और कुछ और करना है। तो इस तरह उन्होंने बड़ी एक उनको बड़ा एक सोशल वर्कर, बहुत बड़े पैमाने के सोशल वर्कर हैं। तो वो
उनका यही था कि अब मैं भी काफ़ी देर से हूँ इधर इसके सरबराह बन के बैठा हूँ। तो उनका जो अपना परिवार है, जहाँ उनका जो फैमिली है, मतलब भाई हुई, वो भी इसमें काफ़ी लेते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग दे पास्ट पे, अब एक है उनका बड़ा भाई जो है, छोटा भाई है रादर तो है। लेकिन ये इस एनजीओ में चलाने का एक सबसे ज़्यादा ये है कि हम उन बच्चों की मदद कर पाते हैं जिनका कोई वसीला नहीं। और इस एनजीओ में जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था जम्मू कश्मीर समाज कल्याण केंद्र, राइट, ठीक। तो जो हमारा स्कूल है वो रिकॉग्नाइज है स्कूल फॉर हियरिंग हैंडीकैप, ठीक है। तो वो हमारा स्कूल जो रिकॉग्नाइज, हम 12 तक पढ़ाते हैं, 12 तक होता है, फर्स्ट क्लास नर्सरी क्लास भी चलाते हैं, ठीक है। और उनको कोई फीस नहीं है, हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, जरूरत पड़े टेक्स्ट बुक भी देते हैं, स्टेशनरी भी देते हैं। तो ये हमारा एक सोशल कमिटमेंट सी है, इन्वॉल्व हो चुके हैं। और सरकार भी कुछ ग्रांट देती है, 5 लाख रुपए सरकार भी देती है साल का कुछ भी नहीं होता। वैसे तो हमारी सैलरी कंपोनेंट जो है 13 लाख है। तो कितने बच्चे हैं इसमें स्कूल में सर? ये वेरी करता रहता है, क्योंकि 12वीं के बाद चले जाते हैं। नॉर्मली 111, 115, 120 इसी में रहते हैं। 120 बच्चा, सपोजिटली हम 120 के आसपास की बात करते हैं, 120 का पूरा साल का हमें एक साल को मैनेज करना होता है। 5 लाख रुपए तो कुछ नहीं होता। नहीं, वो था कुछ भी नहीं, वही मैं कह रहा ना। हमारी अपनी जो सैलरी है, जो इसको टीचर्स को जो स्टाफ की है, वो 13 लाख का है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सर। फिर हम डोनेशन खुद भी देते हैं, लोगों से भी लेते हैं, कोई परमानेंट हमारे डोनर भी हैं, तो वो भी हैं। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़े मेहरबान हैं, हमें 3 साल के लिए उन्होंने भी 5-5 लाख रुपया दिया। तो मतलब इस तरह मेहरबान कई लोग आ जाते हैं, तो वो चलाते हैं हम। हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट भी हैं, तो उसको भी उनका, अब फॉर एग्जांपल हमारा एक जो लाइफ मेंबर्स हैं, उनकी पिछले साल वाइफ की डेथ हो गई, तो उनके बच्चे अमेरिका में हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे 2 लाख रुपया हमें दे दिया, हमने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब वो हर क्लास के एक बच्ची को अब इस अप्रैल से हम उनको एक स्कॉलरशिप देंगे उस फंड से। मतलब इस तरह कई है। एक स्वीडन से, स्विच से है कंपनी, एनजीओ नहीं है बट कंपनी है। प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी हैं, वो उनको अभी मिला, पद्मश्री भी मिला है। वो डोगरी संस्था के प्रेसिडेंट हैं और फिजिक्स के वो एचओडी रह चुके हैं। तो उनके थ्रू उनका एक है, तो वो एक वहाँ पर है, तो उन्होंने फीमेल बच्चों का उनका हमारे 2 बच्चे के लिए सिर्फ नरिशमेंट के लिए कि ये गरीब बच्चे हैं, इनको खाने की जो है ना वो 3,000 रुपया महीना देते हैं। बैंक में जाता है, हम वी डोंट हैंडल इट, सीधा हमारा आपस में कोई ऐसा नहीं है कि हम लेंगे पर्सनल अकाउंट, ना वो उसके जाएगा। तो वो हमसे लेते हैं कि वो उसके पास गया, खाया, उसने नहीं खाया। एंड यू विल बी सरप्राइज कि हमारे बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं ना, इनमें बच्चे जो अपियर होते हैं उनमें 70% लोग जो बच्चे जो है ना वो डिस्टिंक्शन लेके आते हैं। मैंने आपका शायद ट्विटर हैंडल पे देखा था कि आपने बच्चे ने एमएससी कर लिया है। हाँ। इसी संस्था, एमएससी नहीं कर लिया, वो एमबीए इसी संस्था से निकला हुआ, हाईएस्ट एजुकेशन उनको। हमारे देखे हमारी कोशिश होती है, जैसे हमारे सब मेंबर और मेरी खास तौर पे रहती है कि हम उनको ओपनिंग दे सके कि अगर आप उन बच्चे को ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते, 12 तो हम फ्री हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कुछ देना नहीं है, तो हम हायर एजुकेशन में जाओगे, जो आपकी फीस होगी उसका 50% हम रीइंबर्स करेंगे आपको। ठीक है, वो आते हैं हमारे, उसमें 5 बच्चे ले चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चियाँ यहाँ पर कश्मीर की थी, वो सिलेक्ट हो गई फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, ओके। एमबी उसके बीसीए बीसीए की बात। हाँ, तो वो हो गई। तो हमारी अभी ये जो संस्था है
तो इनके साथ हमारा अरेंजमेंट हो रहा था। दे लाइक दिस कंसेप्ट, वो पीछे आए थे। दे डोंट बिलीव इन पब्लिसिटी, पहली बात। देखो क्या हमारा कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली मैं नाम भी नहीं ले रहा उनका। तो उन्होंने हमारे संस्था से ये कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया है, अगर ये पढ़ना चाहें हम आपको उसको पूरी की पूरी रिइंबर्समेंट करेंगे, आधा आप देते हो आधे हम दे देंगे। करेक्ट। पर मोटिवेट करें। अभी उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा बच्चा हो, उनका फोकस गर्ल्स पे है, बॉयज पे नहीं है। क्योंकि लड़की कोई ऐसी हो जिसको कंप्यूटर के शौक हो और कंप्यूटर किसी वो जरिया से अपना कोई कमाना चाहे, हम उसको लैपटॉप दे देंगे फ्री। अच्छा, मतलब मेरा ऑफर टू अस। सो इस तरह के कई लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तो हम आज चलते हैं। मतलब तकरीबन हमारी जो बजट होती है वो तकरीबन काफी 20 लाख रुपया होता है। 20 लाख रुपए एनुअली खर्चा हो जाता है भाई में। हमें सबसे अनफॉर्चुनेट एक चीज रही कि हमारा वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सके। और अब ये दूसरा ये है कि पूरे खित्ते में बच्चे जो है वो हर जगह से आते हैं, उनको रहने की जगह नहीं है। We wanted to have a residential school. हमें 95 में मिस्टर चक्रवर्ती होते थे जेडीए के वीसी, उस वक्त जमीन ली थी हमने 8 कनाल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए। फिर मैं जब जेडीए में था वाइस चेयरमैन, तो वो जमीन दे नहीं पाए, तो फिर मैंने उनको गोल में दी। अब मतलब बड़ी पैथेटिक सी चीज है कि क्या कहे सरकार के बारे में, और जिसका हिस्सा हम खुद भी रहे हैं। आज तक हमें वो जमीन अलॉट नहीं अलॉट हो चुकी थी। हमने दीवार भी बनाई, तो बाद में कहा जी ये टाइटल डिस्प्यूट हो गया, वो टाइटल केस भी जीत गया। उन्होंने वो हमारे प्लॉट जो थे किसी और को भेज दिए। अच्छा, वो उसकी प्लॉटिंग होके उसको भेज हमारे पास हैंड ओवर गया, सेल डीड हो गई, सब कुछ हो गई, लीज डीड पे साइन कर दिए हमने, रजिस्टर्ड हो गई, उसके बावजूद कर दिया। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से लगे हैं कि हमें अल्टरनेट जगह दे दो। तो अब और कोई नहीं, वो सिद्धड़ा में किया है। तो अभी हमारी रिसेंटली मीटिंग हुई थी एक CS के साथ, डुल्लू साहब के साथ, तो कहते हैं कि नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जब होगी तो हम फॉर्मल अलॉटमेंट करेंगे। तो ये आप खुद 95 से लेकर अभी तक 40 साल, वो भी ऐसे बच्चों के लिए जहां आपने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है, ऐसे बच्चों तो ये मतलब है इशू, तो ये अनफॉर्चुनेट है। बट एनीवे हमारा कंसेप्ट ये, अब तो आई मस्ट पे माय रिस्पेक्ट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड पर्टिकुलरली डॉक्टर अशोक भान, जो हमारे वो मेंबर हैं, लाइफ मेंबर, वो उनके बोर्ड ऑफ जो है उनका श्राइन बोर्ड का उसका मेंबर भी है। उन्होंने उनके पास एक चैतन्य स्वामी हैं उधर कनाल रोड पे, वो उनके एक पोर्शन मतलब एक उन्होंने हमें अलॉट करने का फैसला, लैंड बिल्डिंग बनी हुई है, वो शायद हम उसको रिपेयर करेंगे, काफी डिसयूज में है। तो उन्होंने हमारा हाल देखा कि ये मिल नहीं रही, तो उन्होंने आपको कुछ ये वाला ये करके देख लो, आपको आती है। तो मतलब एक रास्ता बंद होता है तो 2 रास्ते खुल जाते हैं, और ऐसे नेक काम के लिए तो वैसे खुल जाते हैं। तो मैं मायूस नहीं हूँ, हालांकि मैं ये अपनी आवाज बड़ी जोर से उठाता हूँ फोरम पे, और वो बेचारे के पास जवाब होता नहीं है उनके पास। लेकिन तो बट अब जो आज के दिन में अगर सपोजिटली इन्हीं बच्चों के लिए एक सरकार को ऐसा कोई डिसीजन लेना हो, तो मेरा ख्याल है LG, देखिए हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो भी एक एक्टिविस्ट है, वो तो वो काफी 65 साल से ऊपर है। तो उन्होंने वो एक ये जो है ना स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों का ये CM से मिले थे रिसेंटली, तो उनके लिए एक हॉस्टल की डिमांड की उन्होंने कि बाहर से बच्चे आते हैं तो फिर उनको पेरेंट्स को दिक्कत होती है, तो वापस ले जाते हैं वो कि किसके पास रखेंगे, तो वो फिर रह जाता है।
तो उसके लिए उन्होंने कहा, बट सीएम ने कहा बट पता नहीं होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा गुज्जर बकरवाल के पैटर्न पे आप इनके लिए स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो वो अनफॉर्चुनेटली इस बजट में आया नहीं। अच्छा, नहीं आया उसमें। चलिए, हाँ, जद्दोजहद जारी रहती है, अगर नहीं आया। लेकिन सर ऐसे चीज के लिए जहां आप ऐसी संस्था चला रहे हो, इन बच्चों के लिए वैसे भी कुछ खड़ा नहीं होता। अब जो संस्थाएं खड़ी होती है, सरकार को उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारा देखो कोशिश तो ये होती है कि हम सरकार से कम लें, अपने बलबूते पे ही रेज करें। नहीं, लेकिन सर मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये भी बोले कि सपोज किसी को चैरिटी करनी है। हाँ, हम तो कहते हैं, तो किस तरह करनी है, क्या नहीं आप देखिए चैरिटी देखो, हमारे देखो यहाँ पर कई ऐसे हैं जैसे ओल्ड एज होम है, और यहाँ पर बाल गृह एक स्कूल है, वो रेजिडेंशियल स्कूल है। वहाँ पर ऑर्फनेज तो नहीं है वो, बट उनके डेस्टिट्यूट है जिनका पेरेंट्स एक मर गया, चाहे मिलिटेंसी में था या अदर भाई मर गया, तो उनको रखते हैं, वो इनमेट्स है वहाँ के। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, वो उनका खाने का इंतजाम करते हैं, जो उनका खाने का पैसे देते हैं। तो वहाँ एक सिस्टम है। हमारे स्कूल में वो नहीं है, हमें खाने का नहीं है। तो हमें कोई डोनेशन दे जाता है तो हम डोनेशन ले, मतलब अगर डोनेशन अगर किसी को बैठ के जैसे हमें सुन रहा हो, देख रहा हो, बिल्कुल हम तो वो ऑफर करेंगे, वो हमारी मदद करें। वो किस तरह करे, क्या हमारे देखिए, वो हमारे पास हमारा समाज कल्याण केंद्र का अकाउंट है, हम उसमें दे सकते हैं। ये मैं डिटेल्स आपसे ले लूं? मैं आप पढ़ देता हूँ। मैंने हमारे पास में लाया इसीलिए हूँ कि हमारे अकाउंट्स दो हैं, यस बैंक में है और जेएंड के बैंक में है। श्योर सर, आप वैसे हमें अगर कांटेक्ट हमें करें तो उसमें हो सकता है। मोबाइल नंबर इसमें हाँ लिखे हुए हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी है 9419000904। अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो है। हमारा जेएंडके बैंक रेजिडेंसी रोड पे अकाउंट है। ये जो कोई मतलब आप इसको मैं इसको डिटेल्स लेके मैं आपके लिए लाया हूँ, ये इसका लिखा हुआ है, आप इसको डाल सकते हो। हाँ, अगर कहीं आएगा इसका क्लोजअप लेके मैं इसी का यही अकाउंट नंबर आप इसमें डिटेल में डाल दूंगा, ताकि जिनको हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। तो जिनको भी डोनेशन करना हो, मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे सुन रहे हैं, जिनके पास भी एवेन्यूज हैं जो करना चाहते हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए, वो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और उस अकाउंट का ही लिंक डाल देंगे हम, जिसमें आप लोगों को ट्रांसफ़र करना हो ज़रूर करें, क्योंकि ये बच्चों को हमारी ज़रूरत है और हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बाकी सर, क्योंकि आपने इसका तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, नाम वगैरह सारा मैं उसमें लिख दूंगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा आइडिया था नहीं, तो मैं शुरुआत खुद से, और मैं मेरे जितने भी लोग होंगे मैं सारे लोगों को भेजूंगा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं पहला कंट्रीब्यूशन इसमें करूंगा। आप मुझे बताओ, मैं आपके पास आ जाऊंगा एनी टाइम मैं आ जाऊंगा सर, ऐसे काम के लिए मुझे आपको बात नहीं मुझे मेरा तो ये काम है, मैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ ना, तो मैं साल में एक दफा ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ पैसे लाओ मेरा ये पहला कंट्रीब्यूशन इसमें मेरा ही होगा। बाकी लोगों को मैं मेरे बाद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो करें। तो सर, इतने सारे अच्छे काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच कि आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ जो हमने सुना है। मैंने कश्मीर की इतनी सारी जो चीज़ें सुनी है आपसे, जो मेरा बचपन उसी दौर में रहा है जिस दौर में आप वहाँ जो है काम कर रहे थे, तो हमें हम सख्त ज़रूरत थी उस टाइम, और आप लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस जगह को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। आपने टाइम दिया, आज इतनी सारी चीज़ें शेयर की हमने। मैं सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि सर के साथ एसोसिएशन काफ़ी टाइम से है। मैं जनरली, मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं सर के पास पहुँच जाता हूँ, कोई भी एडवाइस लेनी हो, रैंडमली सर को फ़ोन करता हूँ कि सर मुझे इसमें कोई एडवाइस चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन सर, और हम जरूर ये सारी चीजें पहुंचाएंगे। एक दफा फिर आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हमारी मदद करिए, डोनेशन दीजिए। ये भी जेन्युइन कॉज, हमारा ऑडिट होता है, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये और जितने हमारे इस संस्था में रिटायर्ड डीजीज हैं, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज हैं, मेंबर्स हैं, एडीजीज हैं, मतलब टॉप रैंकिंग के, मैं सबको
जोड़ रहा हूँ बिल्कुल सर। और लोगों को अच्छे से जो है ना उनके नाम से। और मैं इसमें मेंशन करूंगा कई कई अच्छे अफसर होते हैं, जैसे बी आर शर्मा साहब हैं। तो जब वे चीफ सेक्रेटरी थे तो मैंने इनको कहा मेरे स्कूल में आओ। कहते मैं क्या करूँगा। मैं कहा आओ सर। तो आए को सैटरडे को आ गए तो मैंने कहा, कहते और किसको बुलाना। मैं कहा एक डायरेक्टर एजुकेशन को और एक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। तो हम आ गए तो उनको कहा इनको 2 टीचर दे दो अभी सरकारी। देखा कमरे में कहते पर शाबी है। कहता हो कहता कितने पैसे। कहता तुम 35 लाख रुपए ले लो तो इसको रेनोवेशन करो। जो मैंने मदन जी को ले गया। मदन जी कहा नहीं यार 35-25 में हो जाएगा गुजारा। तुम क्यों लेगा। तो मैं कहा ठीक। वो कहता लोग ज्यादा पैसे मांगते हैं और तू कहता 25-35 की जगह 25 मांग रहा है। तो anyway, तो मतलब वो 25 लाख रुपया जो मिला वो R&B से किया और आप करो। मैं क्या मेरे से नहीं होगा, मैं पैसे उसी का चक्कर कौन करेगा, कल को इल्जाम लगेगा ये खा गए तो आप सरकारी एजेंसी को ही करो। तो उन्होंने बनाया। मतलब पहले जब हम कमरे में जाते तो डिप्रेसिंग होता था। अब तो हमारे स्मार्ट क्लास हैं, सब कुछ है, लिट अप एरिया है। अब हमें ये इसकी डेथ हो गई तो हमने इसका स्टैचू फर्स्ट लगाया उनको फर्स्ट की एनिवर्सरी पे। तो वी आर ग्रेटफुल। मतलब ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं जिन्होंने ये अच्छा काम किया है। तो मेरा तो ये अकीदा रहा हमेशा कि हर जन जो पीर जिसने काम किया उसकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। मेरी नहीं होनी चाहिए, संस्था की हो, जिसने ये शुरू किया उसकी होनी चाहिए। मैं अब सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, कंट्रीब्यूट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करें। और हो सके तो आप लोग विजिट भी कर ले, सर वहाँ अवेलेबल होंगे। मैं भी अब डेफिनेटली इन्हीं दिनों में जाऊँगा। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें और डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा दें। और हमारा ये पूरे जम्मू कश्मीर में वाइस स्कूल है डेफिनेटली का। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जब हमने रिसर्च किया था हम बेसिकली सोच रहे थे सोशल वर्क पे किसी एक इंसान से मैं बात करूँ, यूपीसी स्टेट सर्विसेज। तो इत्तेफाक है कि आप सिविल सर्वेंट है, बट हमारा सिविल सर्वेंट का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। जब मैंने राधिका मेरे पीछे टीम को बोला था कि आप लोग रिसर्च करो कि कौन सा ऐसा एनजीओ है जम्मू कश्मीर में जो आज के दिन में सबसे अच्छा काम कर रहा है, यकीन माने वो नाम आपका आया। राधिका ने आपसे बात की। पहले तो सुबह मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि मैं ट्राई कर रही हूँ किसी से बात करने का। फिर जब इन्होंने बात की मुझसे वापस तो उन्होंने बोला वो आपको जानता है। फिर जब मैंने आपका नाम सुना तो मैंने कहा ठीक है अब हम राइट जगह पे पहुंचे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग से आप लोग के पास जो है हमारे पॉडकास्ट आते रहेंगे। बने रहें आप लोग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।